हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने डाइथाइल मेलोनिक एस्टर जो पढ़ रहे थे उसकी अल्काइलेशन के थ्रू डिफरेंट कंपाउंड्स की सिंथेसिस पढ़ी थी। तो अब दूसरा जो कंपाउंड तुम्हारे सिलेबस में है, ठीक है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। इथाइल एसीटो एसीटेट। अब इसका स्ट्रक्चर भी जैसे उस दिन मैंने बताया था एस्टर की नेमिंग कैसे की जाती है, और ये क्योंकि ये सब्सटीट्यूटेड एस्टर है, इसके अल्फा कार्बन पर एक एसीटो ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम इथाइल एसीटो एसीटेट है। नीचे तुम्हें इसका स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ठीक है ना, ये वाला इथाइल एसीटो। अब इथाइल तो इस ग्रुप की वजह से आया है, इथाइल क्योंकि एस्टर की नेमिंग इसी तरह की जाती है। एसीटो इस ग्रुप की वजह से क्योंकि सब्सटीट्यूशन कर रखा है, और एसीटेट क्योंकि बीच में दो कार्बन है, ये एसिटिक एसिड का ही तो पार्ट है ना, CH3COH, उसका एस्टर कहला सकता है ये, ठीक है। तो इसलिए इसका नाम इथाइल एसीटो एसीटेट या फिर एसीटो एसिटिक एस्टर भी कह सकते हैं। इसकी हेल्प से हम किस तरह कंपाउंड बनाएंगे, इसके भी जो बीच में दो अल्फा कार्बन है वो क्या है, एसिडिक इन नेचर हैं। ये दो बीच में जो अल्फा कार्बन है दो हैं, इनको भी बेस की हेल्प से एब्स्ट्रैक्ट करेगा। एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद कार्बन आयन बनता है, वो कार्बन आयन दोनों तरफ क्योंकि कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है तो उस नेगेटिव चार्ज को डिस्पर्स कर देते हैं ये दोनों कार्बोनिल ग्रुप और स्टेबलाइज कर देते हैं। तो इस वजह से ये कार्बन आयन जो फॉर्म होगा आफ्टर रिमूवल ऑफ दिस अल्फा हाइड्रोजन वो स्टेबलाइज्ड होगा, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, ठीक है। फिर ये एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है और अल्काइल हैलाइड या दूसरे कंपाउंड्स पर अटैक कर सकता है। तो वही सब करके यहाँ पर भी हम अल्काइलेशन करेंगे एट दिस कार्बन एटम, जिसके ऊपर ये दो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं, इनको रिमूव करके यहाँ पर कोई एक और ग्रुप लगाएंगे और नई क्लास ऑफ कंपाउंड जनरेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो इसकी बेसिक वही सब फॉर्मेशन ऑफ इनोलेट आयन, एसीटो एसिटिक एस्टर, वहाँ पर जैसे मेलोनिक एस्टर लिख रहे थे बार बार, मेलोनिक एसिड का एस्टर था वो, तो इसको बार बार क्या लिखेगा, एसीटो एसिटिक एस्टर, ठीक है। अब यहाँ पर शॉर्ट में लिख दिया है थोड़ा सा, ठीक है। शॉर्ट में क्या है, वहाँ पर पूरा ओपन करके स्ट्रक्चर लिख रखा था, ठीक है। तो वो जो अल्फा हाइड्रोजन जो एसिडिक थे उनको यहाँ अलग से दिखा दिया है, ठीक है ना। और बेस वही बार बार सोडियम इथोक्साइड लेगा, स्ट्रॉन्ग बेस, वो इन अल्फा हाइड्रोजन्स को रिमूव करेगा। कार्बन आयन यहाँ पर देखो जनरेट हो गया। अब उस कार्बन आयन की रेजोनेंस यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट में करके तुम्हें दिखा रखी है और नीचे उनका रेजोनेंस हाइब्रिड लिख रखा है, ठीक है ना। तो रेजोनेंस कैसे हो सकती है सबको पता है, रेजोनेंस तुम ये तो होने के फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो। तो रेजोनेंस किस तरह से शो होती है, कार्बोनिल ग्रुप दोनों तरफ से रेजोनेंस दिखा सकता है, तो वही सब यहाँ पर नीचे इन दो स्ट्रक्चर में यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो इसने फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी इसने एक लाइन लिखी है कि हम बार बार जब भी हम ये इनोलेट आयन लिखेंगे इसको शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख देंगे जैसे इन्होंने यहाँ लिख के दिखाया है, ठीक है। ओपन स्ट्रक्चर नहीं लिखना चाहता वो इस सेंटर वाले कार्बन पर, यहाँ जो कार्बन है इस पर जो नेगेटिव चार्ज है उसको ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर दिखा रहा है, ठीक है ना। तो इनोलेट आयन बना सकता है एसिटो एसिटिक एस्टर आफ्टर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। दूसरा, अब उसके एल्काइलेशन करनी होते तो एल्काइल हैलाइड के साथ इन जनरल तुम्हें करके दिखाएगा वही फिर से SN2 मैकेनिज्म, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देखो इस रिएक्शन में दिखा रखा है, R ग्रुप एडअप हो जाता है, ये हो गया यहाँ पर इस कार्बन पर, ठीक है ना। तो अल्काइलेशन बिल्कुल सेम प्रोसेस जैसा मेलोनिक एस्टर के केस में पड़ा था, बेस की हेल्प से अल्फा हाइड्रोजन निकालना, कार्बन आयन जनरेट करना, वो एक न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा और RX मॉलिक्यूल पर अटैक करेगा, यही पड़ा था वहाँ पर भी, सेम प्रोसीजर, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस क्या आया है, ये थोड़ा पेज ब्लर है लेकिन समझ में आ रहा है फिर भी, ठीक है। तो उसके बाद वाली प्रोसेस यहाँ पर देखो ऊपर वाले पोर्शन में ये जो लिख रखा है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन और बच गई है, और अभी उसने एक ही हाइड्रोजन को रिप्लेस किया था R ग्रुप से, ठीक है। तो दूसरी जो बच गई है उसको फिर से बेस की हेल्प से निकाल रहा है, फिर से कार्बन आयन जनरेट कर रहा है, इनोलेट आयन, कार्बन आयन जो भी बोल लो, ठीक है। एक और अल्काइल हैलाइड, अब की बार उसने उसको R-X लिख दिया है। तो ये देखो डाई सब्सटीट्यूटेड बन गया यहाँ पर, एसिटो एसिटिक एस्टर की डाई सब्सटीट्यूटेड फॉर्म, डाई अल्काइल लिख दिया इसने यहाँ पर R, ठीक है। तो पूरा प्रोसेस मतलब दोनों हाइड्रोजन को यहाँ तक उसने रिप्लेस कर दिया। इसके बाद जैसे वहाँ पर पढ़ा था हाइड्रोलिसिस एंड डी कार्बोक्सिलेशन, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी आ जाती है दो प्रोडक्ट बनने की, वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था, वहाँ पर तो हाइड्रोलिसिस डी कार्बोक्सिलेशन
सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड की चेन बन रही थी लास्ट में, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोलिसिस जो हो सकती है वो दो तरीके से हो सकती है, तो दोनों समझाने जा रहा है। पहले कीटोनिक हाइड्रोलिसिस, मतलब लास्ट प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट एक कीटोन बने, और दूसरी जो नेक्स्ट पेज पर हम पढ़ेंगे एसिड हाइड्रोलिसिस, जिसमें लास्ट प्रोडक्ट एसिड बनेगा, ठीक है। तो इस केस में देखो ले रहा है डाइल्यूट NaOH, डाइल्यूट NaOH की हेल्प से अगर हाइड्रोलिसिस करेगा तो देखो पहले तो एस्टर पार्ट, ये जो लास्ट वाला पार्ट है एस्टर पार्ट, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सोडियम सॉल्ट बना लेगा एसिड का, ठीक है। एस्टर की हाइड्रोलिसिस पर एसिड बनता है, अब क्योंकि उसने बेस हाइड्रोलिसिस किया तो सॉल्ट बन गया है, उसको ब्रेक कर रहा है एसिड डाल के H पॉजिटिव, और देखो यहाँ पर यहाँ तक हम आ गए तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। बिल्कुल सेम था वहाँ पर भी। उसके बाद हीट करने पर डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। ये मतलब कीटोनिक हाइड्रोलिसिस जो हम पढ़ रहे हैं वो बिल्कुल सेम प्रोसीजर है जैसा हमने पिछले मेलोनिक एस्टर के केस में पढ़ा। यहाँ पर भी देखो लास्ट स्टेप हीटिंग ही है, और ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप निकल जाता है, इसकी जगह पर H आ जाता है। तो यहाँ पर देखो इसने CH2 लिखा है, ठीक है। तो मतलब लास्ट फाइनल प्रोडक्ट हमारा एक कीटोन बन रहा है, इसलिए इसका नाम इसने कीटोनिक हाइड्रोलिसिस दे दिया, ठीक है। अब यहाँ पर इसने देखो बोल्ड में एक लाइन और लिखी है, डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसीटो एसिटिक एस्टर और इट्स अल्काइल डेरिवेटिव टेक्स प्लेस मोर रेडली देन मेलोनिक एस्टर। मेलोनिक के केस में जो डी कार्बोक्सिलेशन हो रही थी, यहाँ पर मेलोनिक से फास्ट होगी, मतलब हमें हल्का सा हीट करना पड़ेगा और डी कार्बोक्सिलेशन हो जाएगा। इसके कहने का मतलब ये है यहाँ पर, ठीक है। नीचे इसने फिर से समझाया कि यहाँ पर ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड की फॉर्म बनी है उसके बनने से पहले भी डीकार्बोक्सिलेशन हो सकता है। कैसे, देखो नेक्स्ट पेज पर समझा रहे हैं। यहाँ पर देखो पहले यहाँ यहीं देख लेते हैं। यहाँ देखो पहले कार्बोक्सिलिक तक आ गए हम हाइड्रोलिसिस करके, फिर डीकार्बोक्सिलेशन कैसे हुआ है उसका मैकेनिज्म समझाया है, ठीक है ना। और नेक्स्ट पेज पर देखो अब क्या कह रहा है कि डीकार्बोक्सिलेशन में इवन टेक प्लेस इवन बिफोर द एसिडिफिकेशन, मतलब एसिडिफिकेशन जो सोडियम सॉल्ट बना था, सोडियम सॉल्ट यहाँ पर Na भी लिख सकता था ये, ठीक है। मैं क्या समझाना चाह रही हूँ कि यहाँ पर देखो इस पेज पर फिर से ये जो स्पीशी बनी थी यहीं से डीकार्बोक्सिलेशन हो जाए, इसको हम पहले एसिड में कन्वर्ट ना करें तो भी डीकार्बोक्सिलेशन कर सकते हैं, ये अगले पेज पर ये कहना चाह रहा है। या फिर हम इसको एसिड में पहले ले आएँ फिर डीकार्बोक्सिलेशन कर लें जैसा हम यहाँ पर कर रहे हैं नीचे, ठीक है। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, कंप्लीट एसिड में कन्वर्ट करके भी डीकार्बोक्सिलेशन की जा सकती है, और बिना कंप्लीट एसिड मतलब उसका सॉल्ट को ही हम डीकार्बोक्सिलेशन करा सकते हैं जैसा यहाँ पर ऊपर कर रहा है, ठीक है। इस तरह से भी डीकार्बोक्सिलेशन हो सकता है और कीटोन ही बनेगा, ठीक है। दूसरा जो हाइड्रोलिसिस का मेथड था एसिड हाइड्रोलिसिस, अब की बार फाइनल प्रोडक्ट एक एसिड बनेगा, इसलिए इसका नाम एसिड हाइड्रोलिसिस है। और यहाँ पर वहाँ पर हम डाइल्यूट NaOH ले रहे थे, यहाँ पर हम कंसनट्रेटेड NaOH लेंगे। और यहाँ पर देखो मैंने हाइलाइटर से थोड़ा हाईलाइट करके दिखाया कि कौन कौन से दोनों तरफ से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है। दोनों तरफ से ये कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक होंगे कंसनट्रेटेड NaOH की हेल्प से। जब हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, दोनों ही क्या होंगे, सॉल्ट होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड को, उनको हम एसिडिफिकेशन करके सॉल्ट में कन्वर्ट कर लेंगे अगर हमें एसिड चाहिएगा तो, ठीक है ना। ये देखो सोडियम सॉल्ट बने हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दोनों बने हैं, एक इस वाले पोर्शन से और एक इस मिड वाले पोर्शन से। लास्ट वाला पोर्शन तो अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया, ठीक है ना, C2H5OH। मतलब जब हमें अगर एसिड बनाना होगा एसीटो एसिटिक एस्टर से तो हम कंसनट्रेटेड NaOH डालेंगे और एसिड के सॉल्ट बनेंगे जैसे यहाँ पर बन रहे हैं। और अगर हमें कीटोन ऑब्टेन करना होगा तो हम डाइल्यूट NaOH डाल के हाइड्रोलिसिस और डीकार्बोक्सिलेशन हीट करके कर देंगे, ठीक है। अभी जो प्रोसेस पड़ी वो सारी की सारी फिर से इसने समराइज कर दी है यहाँ पर 3 पॉइंट में फिर से, ठीक है। एसिडिटी है, एसिडिक है वो अल्फा हाइड्रोजन, तो हम उनको रिमूव कर सकते हैं। फिर जो इनोलेट बनता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है, दूसरे पॉइंट में ये समझा रहा है, ठीक है। या फिर ये डिस्कशन से ये समझाने जा रहा है कि क्यों ये इतना सिंथेटिक यूटिलिटी है इसकी, मतलब सिंथेटिक यूटिलिटी का मतलब हम इससे सिंथेसाइज कर सकते हैं डिफरेंट क्लास ऑफ कंपाउंड, डिफरेंट कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो उसके ये रीज़न है, एसिटो एसिटिक एस्टर से हम क्यों उसकी इतनी यूटिलिटी है, तो उसके ये रीज़न दे रखे हैं यहाँ पर जस्ट, ठीक है, और कुछ नहीं है। उसके बाद देखो
अब जो सिंथेसिस वाला पोर्शन जो मैं पिछली पीडीएफ की बात कर रही हूँ, जिसमें हमने डिफरेंट 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड 1 3 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड और कुछ कुछ बनाया था भाई, ठीक है, याद होगा अगर तुम्हें। ठीक है, तो वैसे ही अब यहाँ पर सिंथेसाइज कराएगा। जैसे यहाँ पर सबसे पहले सिंथेसिस वो करना चाह रहा है कीटोन की। ठीक है, यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर ये जो स्क्वायर ब्रैकेट में दिखा देता है ना, स्क्वायर बॉक्स जैसा बना रहा है, तो इस स्क्वायर बॉक्स से ये बताना चाहता है कि एसिटो एसिटिक एस्टर जो हम एक लेके चल रहे हैं उससे हमें सिर्फ यही पोर्शन मिलेगा। आर ग्रुप हम बाहर से ऐड करने वाले हैं। बाहर से कब ऐड करते हैं? जब हम अल्काइलेशन करते हैं, ठीक है ना। अल्काइलेशन पार्ट में आर एक्स डालेंगे तो आर ऐड हो जाता है, तो वो आर इस तरह से ऐड होगा। ठीक है, तो अब जैसे यहाँ दूसरे वाले में देखो, दो एग्जाम्पल क्या, दो फॉर्म लिख रखी हैं। ठीक है, यहाँ आर आर लिखा हुआ है, इसका मतलब उसने डाई अल्काइलेशन किया है। एक बार आर लिखा हुआ है तो उसने सिंगल मोनो अल्काइलेशन किया है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लेके समझेंगे तो शायद बेटर समझ आएगा। तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। दो एग्जाम्पल इसने नीचे समझाए हैं कि दो कीटोन अगर तुम्हें बनाने को बोले, नाम लिख दिए उसने कीटोन के। जैसे यहाँ पर 4 मिथाइल पेंटेनोन, 4 मिथाइल पेंटेनोन, उसका पहले स्ट्रक्चर बना के देखो, वो ये होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये जो इसने स्क्वायर में मैं जो कह रही थी कि ये वाला पोर्शन हमें एसिटो एसिटिक एस्टर से ही मिल जाएगा, तो हमें सिर्फ इस पार्ट की एडिशन करनी है। किस में? हमारे पेरेंट कंपाउंड में। हमारा पेरेंट कंपाउंड मतलब हमें इसको लेके चलना है, एसिटो एसिटिक एस्टर। मतलब ये जो मैंने हाइलाइटर से हाफ पोर्शन को ही हाईलाइट किया ना, तो ये एंड तक ऐसे ही रहेगा। तो ये तो हमें एज सच मिल जाएगा। हमें सिर्फ इस लास्ट वाले पोर्शन को हटाकर इसकी जगह ये लगाना है। ये कैसे लगाएंगे? अल्काइलेशन करके। ठीक है ना। तो फिर से पूरी प्रोसेस जो अभी अभी पड़ी है, ठीक है, वो रिपीट करेगा। देखो यहाँ पर ये दोनों अल्फा हाइड्रोजन्स थे, बेस डाला, उसने रिमूव किया और ये इनोलेट आयन बना दिया। उसने स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर लिखा है, जैसे उसने पहले ही कहा था कि हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो, क्योंकि हमें ये वाला पोर्शन ऐड करना था, ठीक है, तो उसने इसी तरह का क्या ले लिया, अल्काइल हैलाइड CH3CH3Br। ठीक है ना, आइसोप्रोपाइल ब्रोमाइड ले लिया। ठीक है, तो अब इसके साथ उसने अल्काइलेशन कर दिया। देखो यहाँ पर एडिशन हो भी गया है। ठीक है, लेकिन उसके बाद वाला पोर्शन तो वही बच जाता है जैसे पिछले में पढ़ा था, हाइड्रोलिसिस एंड डी कार्बोक्सिलेशन। अब क्योंकि हमें कीटोनिक ग्रुप ही चाहिए, तो हम इसकी कीटोनिक हाइड्रोलिसिस करेंगे, मतलब डाइल्यूट NaOH डालेंगे। जैसे यहाँ पर इसने डाल दिया, डाइल्यूट डालते यहाँ पर देखो किस में कन्वर्ट हो गया, सोडियम सॉल्ट में। फिर एसिड डाल दिया थोड़ा सा, तो किस में कन्वर्ट हो गया, एसिडिक फॉर्म। और इसको थोड़ा सा हीट करते, ये देखो यहाँ हीट कर दिया अगले स्टेप में, ये कीटोन में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो मुझे ये लग रहा है कि तुम अगर इन रिएक्शंस को बार बार अपने हाथ से लिख के देखोगे तो तुम्हें ईजिली समझ में भी आएगा। एक बार इनके स्ट्रक्चर अगर तुमने लर्न कर लिया ना, एसिटो एसिडिक एस्टर और मेलोनिक एस्टर, तो उसके बाद वाली प्रोसेस में तो जैसे वहाँ पर भी कहा था मैंने कि तुम्हें सिर्फ क्या ऐड करना है, ये अगर समझ में आ गया तो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी कोई भी सिंथेसिस करने में। जैसे अब इसमें नेक्स्ट में देखो 3 मिथाइल 2 पेंटेनोन बनाना चाहता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसने फिर से वही किया, स्क्वायर वाले पोर्शन को अलग कर दिया कि ये तो हमें मिल जाएगा हमारे किससे, एसिटो एसिटिक एस्टर से। तो दो चीज़ें ऐड करके उसने, एक मिथाइल एक इथाइल। इसका मतलब हमें अब जो सिंथेसाइज करना है कंपाउंड, उसमें 2 बार अल्काइलेशन करना है। ठीक है, तो पहले देखो वही अल्फा हाइड्रोजन्स थे यहाँ पर, इनको रिमूव किया बेस की हेल्प से। ठीक है, इनोलेट आयन बन गया यहाँ तक। अब पहला उसने मिथाइलेशन किया, मतलब मिथाइल ग्रुप को CH3I मिथाइल आयोडाइड डाल दिया, तो यहाँ पर देखो मिथाइल ऐड हो गया, लेकिन अभी भी यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा हुआ इस कार्बन के पास। ठीक है, तो उसको निकालेगा फिर से बेस, उसको निकाला, अब की बार इथाइल ग्रुप लगाना है क्योंकि हमें दो डाई अल्काइलेशन करना था, तो अब की बार इथाइल ग्रुप ऐड कर दिया। यहाँ तक हमारा अल्काइलेशन वाला काम पूरा हो गया और हमें डिजायर्ड प्रोडक्ट जो चाहिए वो थोड़ा सा अलग है, कीटोन चाहिए। तो सिर्फ जो लास्ट की चेन बची हुई है उसको हाइड्रोलाइज करना है। कौन सी? COOC2H5, इसको हाइड्रोलाइज करना है। हाइड्रोलिसिस करने के लिए डाइल्यूट NaOH डाल दिया क्योंकि हमें कीटोन चाहिए था, कंसनट्रेटेड नहीं डाला। ठीक है, तो वही है बिल्कुल सेम। एक और एग्जांपल दे रहा है, वहाँ पर हम सिंगल कीटोन बना रहे थे, यहाँ अब अगले एग्जांपल में ये डाई कीटोन बनवा रहा है कि अगर हमें डाई कीटोन कंपाउंड बनाना हो तो हम क्या डालेंगे। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है यहाँ पर भी। जैसे इसने एग्जांपल लिया है एसिटाइल एसीटोन, अगर हमें बनाना हो, एसिटाइल एसीटोन का स्ट्रक्चर देखो ये यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, एसिटाइल एसीटोन। अब इसने फिर से वही किया,
स्क्वायर ब्रैकेट से उस पोर्शन को अलग कर लिया जो हमें हमारे पेरेंट एसीटो एसिटिक एस्टर या जिसको हम इथाइल एसिटो एसीटेट भी कह सकते हैं, ये लिखा हुआ है, ठीक है, उससे मिल जाएगा। तो हमें सिर्फ क्या ऐड करना है, CH3CO ऐड करना है। तो अब की बार हम सिंपल अल्काइलेशन की बजाय असाइलेशन कर देंगे। क्या ले लेंगे, CH3COCl, ठीक है ना। तो वही यहाँ पर इन्होंने देखो अल्काइलेशन वाले टाइम पर यहाँ पर इन्होंने क्या ले रखा है, CH3COCl, और ये यहाँ पर ऐड हो गया है। उसके बाद वाले में तो फिर से वही ये लास्ट की जो चेन है इसको हाइड्रोलाइज करके इसने क्या हटा दिया, कार्बोक्सिलिक वाला जो एस्टर वाला पार्ट है उसको हटा दिया है। कीटोनिक हाइड्रोलिसिस की है यहाँ पर भी, क्योंकि हमें डाइकीटोन चाहिए था, ठीक है। तो मैं ये एज्यूम करके चल रही हूँ कि भाई तुम्हें समझ में आया होगा ये वाला पोर्शन, ठीक है। उसके बाद एसिटाइल इथाइल एसिटो एसीटेट या एसिटाइल एसिटो एसीटेट, सॉरी, उसकी हेल्प से कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकते हैं, इथाइल एसिटो एसीटेट, ये लिखा हुआ है। इसकी हेल्प से हमें सिंथेसाइज करने हैं डिफरेंट कार्बोक्सिलिक मोनो अल्काइल एसिटिक एसिड या डाई अल्काइल। जैसे पहले इसने एग्जांपल लिया है मोनो अल्काइल या डाई अल्काइल। तो ये एन वेलरिक एसिड हमने वहाँ पर भी बनाया था, मेलोनिक एस्टर से भी बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से कि एन वेलरिक एसिड, हाउ विल यू प्रिपेयर एन वेलरिक एसिड फ्रॉम बोथ मेलोनिक एस्टर एंड एसिटो एसिटिक एस्टर, दोनों से भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर देखो अब एसिड में जब कन्वर्ट करेंगे हमारी चेन को, हमारे इस वाले पोर्शन को, किसके पोर्शन की बात करूँ मैं, इथाइल एसिटो एसीटेट वाले पोर्शन में से। जैसे ऊपर तो ये वाला ग्रुप इंटैक्ट रह रहा था, बच रहा था, अब की बार जब एसिड में कन्वर्ट होगा ना तो ये इंटैक्ट रहेगा। इसका मतलब हमें इसकी एडिशन करनी है, ये वाला पार्ट CH3CH2CH2 ये हमें ऐड करना है किसी भी तरह। तो मतलब इसके इस चेन को ऐड करना है। तो एल्काइलेशन के लिए क्या लेगा वो, फिर वो 3 कार्बन की चेन ले ली जैसे यहाँ पर इस स्टेप में। तो हम एक बार फिर से इथाइल एसिटो एसीटेट में ये 2 हाइड्रोजन एसिडिक हैं, बेस डाला, एब्स्ट्रैक्ट किया हाइड्रोजन को तो एनोलेट आयन बन गया, ठीक है। अल्काइलेशन के लिए ये डाला, यही क्यों डाला, क्योंकि हमें एन वेलरिक एसिड बनाना था, ठीक है। तो ये चेन देखो नीचे एडअप हो गई है, ओके। उसके बाद क्योंकि हमें कीटोन नहीं चाहिए डिजायर्ड प्रोडक्ट, हमें क्या चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड चाहिए। अब इस केस में 2 ऑप्शन थे, इसलिए ही तो एसिड हाइड्रोलिसिस और कीटोनिक हाइड्रोलिसिस उसने नाम दिया है। एसिड हाइड्रोलिसिस करने के लिए कंसनट्रेटेड NaOH उसने डाल दिया। तो जिसने डॉटेड लाइन से यहाँ पर देखो इस कंपाउंड में करके भी दिखाया कि यहाँ से मॉलिक्यूल ब्रेक होगा, ठीक है। तो ये देखो यहाँ डॉटेड लाइन इसने इसमें दिखा दी है। तो मतलब जो ये लेफ्ट वाला पोर्शन है ये एक कार्बोक्सिलिक एसिड में देगा CH3COOH, और बीच वाला पोर्शन एक देगा। मैं फिर से एक बार दिखा देती हूँ, ये वाला पोर्शन एक एसिड देगा, ये बीच में जो पोर्शन है इन दोनों लाइन के बीच में जो पोर्शन है वो एन वेलरिक एसिड देगा, ठीक है। और लास्ट वाला तो किस में कन्वर्ट हो जाता है, C2H5OH में लास्ट में हो ही गया है, ठीक है। तो पहले तो उनके सोडियम सॉल्ट बनाए हैं, फिर उनका थोड़ा सा H पॉजिटिव मतलब एसिडिफिकेशन कर देंगे तो सोडियम सॉल्ट ब्रेक होकर एसिड में आ जाएंगे, एसिटिक एसिड एन वेलरिक एसिड, ठीक है। हम वेलरिक एसिड की सिंथेसिस पढ़ रहे थे, ठीक है। तो किसकी एडिशन करी, सिर्फ तुम्हें ये लर्न करना है, बाकी सारी प्रोसेस तुम अपने आप लिखते चले जाओगे। अगर एक लिखनी आ गई ना तो तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि एन वेलरिक में मुझे ये डालना था एल्काइलेशन के टाइम पर, ठीक है ना। तो उसके बाद देखो सिंथेसिस ऑफ 2 इथाइल ब्यूटेनोइक एसिड, ठीक है। तो यहाँ पर देखो अब इसमें इंटेक्ट पार्ट CHOH ये तो हमें मिल जाएगा एसिटो एसिटिक एस्टर से। तो क्या क्या ऐड करना पड़ रहा है, कि इथाइल ग्रुप ऐड करना पड़ रहा है, इधर भी एक इथाइल ग्रुप, मतलब 2 बार अल्काइलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो अगले पेज पर देख लेते हैं इसकी सिंथेसिस ऑफ डाई कार्बोक्सिलिक। यहाँ इसने इसकी सिंथेसिस एक्सरसाइज दी है, ये इसने इसको एक्सप्लेन नहीं किया है, ठीक है। यहाँ पर देखो मैं क्या कह रही हूँ, ये जो नीचे एक दिया है ना इसको एक्सरसाइज करके छोड़ दिया है, इसको नहीं अब ये एक्सप्लेन कर रहा है। तो हमें यहाँ पर देखो डाई अल्काइलेशन करना है तो दोनों बार इथाइल ग्रुप ऐड करना है जस्ट, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। डाई इथाइल डेरिवेटिव लिखा भी है इसने, डाई इथाइल डेरिवेटिव बनाना है हमें जस्ट। तो अब हम डाई कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हमें बनाना हो तो कैसे करेंगे, मतलब 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हों। जैसे यहाँ पर देखो इसने लिखा है सक्सेनिक, ये भी पेपर में आ सकता है भाई,
सक्सीनिक एसिड, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा मुझे कि सक्सीनिक एसिड प्रिपेयर कराए तुमसे, किससे स्टार्ट करके, इथाइल एसीटो एसीटेट से, और तुम्हें कहे कि तुम्हें इसको कन्वर्ट करना है सक्सीनिक एसिड में। ठीक है, तो सक्सीनिक एसिड बनाने के लिए सबसे पहले तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन्स हैं ये मिड में वो एसिडिक हैं, बेस डालेगा, इनोलेट आयन बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पर डाला क्या है देखो, अल्फा हेलो एस्टर इसको बोल सकते हैं, कॉमन नेम इसका अल्फा हेलो, अल्फा क्लोरो बोल सकते हो। एक एस्टर ले रखा है, किसका एस्टर, एसिटिक एसिड का एस्टर। ठीक है, एसिटिक एसिड का एस्टर लिख रखा है, ये जो यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है। तुम्हें यानी कि सक्सीनिक एसिड की प्रिपरेशन अगर समझनी है या लर्न करनी है जो भी, तो तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है कि इसने अल्काइलेशन करते टाइम क्या डाला। ठीक है, तो यहाँ पर देखो इसने ये जो पीछे वाला पोर्शन है ना CH2COO C2H5 ये ऐड करना चाह रहा है यहाँ पर ये, ताकि फिर इसकी हाइड्रोलिसिस होने पर सक्सीनिक एसिड बन जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से देखो मॉलिक्यूल कहाँ कहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा और यहाँ से ब्रेक होगा, दोनों तरफ से। ठीक है, कहाँ कहाँ से ब्रेक होगा, एक यहाँ बीच में और एक इधर C2H5OH, जैसे वहाँ पिछले पेज पर दिखाया था भाई, कीटोनिक हाइड्रोलिसिस नहीं करेगा। कौन सी हाइड्रोलिसिस करेगा, एसिड हाइड्रोलिसिस। एसिड हाइड्रोलिसिस लिखा भी है और इसने कि कंसनट्रेटेड NaOH डाल देंगे तो मॉलिक्यूल इस तरह से टूटेगा। तो यहाँ पर देखो पहले सक्सीनिक एसिड का सॉल्ट बना है, फिर उससे सक्सीनिक एसिड ऑब्टेन करने के लिए उसने H पॉजिटिव थोड़ा सा एसिडिफिकेशन कर दिया जस्ट। ठीक है, C2H5OH बनेगा। ठीक है, और एक तरफ एसिटिक एसिड, मतलब अगर हम इथाइल एसीटो एसीटेट्स का एसिड हाइड्रोलिसिस जब भी करेंगे तो दो बाई प्रोडक्ट हमेशा बनेंगे, एक एसिटिक एसिड और एक इथेनॉल। ठीक है, और जो बीच में बनेगा वो हम डिजायर्ड उस जिसकी सिंथेसिस हम पढ़ रहे हैं कि हमें ये बनाना था। ठीक है ना, तो वो मिड में ही बनेगा, देखो ये वाला पोर्शन, मिड वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला। ठीक है, उसके बाद सिंथेसिस ऑफ इथाइल एसीटो एसीटेट, हम जिस से कुछ कुछ बना रहे थे अभी उसकी सिंथेसिस पढ़ेंगे, मतलब उसको हमने कैसे जनरेट किया होगा। ठीक है, इथाइल एसीटो एसीटेट से डिफरेंट सिंथेसिस कर रहे थे क्योंकि उसके अल्फा हाइड्रोजन से एसिडिक थे, बेस की हेल्प से एब्स्ट्रैक्ट कर रहे थे, बार बार वही सब कर रहे हैं, सिर्फ एल्काइलेशन पार्ट में क्या डालना है वो तुम्हें लर्न करना है। ठीक है, तो अब ये कैसे बना था उसकी सिंथेसिस यहाँ पर द क्लेजन कंडेंसेशन नाम से रिएक्शन है, उसको पढ़ लेते हैं। इथाइल एसीटो एसीटेट इज सिंथेसाइज्ड बाय सेल्फ कंडेंसेशन ऑफ इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट मॉलिक्यूल खुद को ही सेल्फ कंडेंस कर ले, ये इथाइल एसीटेट का फॉर्मूला यहाँ पर इसने लिख दिया, और दो मॉलिक्यूल लिख रखे हैं, तो यानी कि दो मॉलिक्यूल आपस में कंडेंस करेंगे इन एक्सेस ऑफ सोडियम इथोक्साइड, तो हमें बीटा कीटो एस्टर मिलता है। और इस ये बीटा कीटो एस्टर का ही नाम तो क्या है, इथाइल एसीटो एसीटेट। ये देखो यहाँ पर इथाइल एसीटो एसीटेट, इसको हम क्या कह सकते हैं, बीटा कीटो, क्योंकि बीटा कार्बन, ये जो बीटा कार्बन है जिसकी हाइड्रोजन एसिडिक है उसके ऊपर कीटो ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, अब इसका मैकेनिज्म सबसे पहले इथाइल एसीटेट से स्टार्ट करेगा। अब इथाइल एसीटेट की भी ये तीनों हाइड्रोजन्स एसिडिक हैं, बेस आएगा और एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा एक हाइड्रोजन को और इस तरह से एक एनायन बना देगा। ठीक है, अब ये कार्बन आयन भी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। अब ये कार्बन आयन अपने ही एक दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक कर दे न्यूक्लियोफिलिक, तो इसको बोलते हैं सेल्फ कंडेंसेशन। ठीक है, अगले पेज पर देख लेते हैं। ये कार्बन आयन जो यहाँ जनरेट पिछले फर्स्ट स्टेप में हुआ है वो एज द न्यूक्लियोफाइल काम करे, लेकिन किस पर अटैक करे, सेम स्पीशी जिससे ये कार्बन आयन जनरेट हुआ था उसी स्पीशी पर क्या कर दे, न्यूक्लियोफिलिक अटैक एट कार्बोनिल कार्बन इसने कर दिया है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ कंडेंसेशन, तो इस तरह से एडिशन हो जाएगी। ठीक है, और उसके बाद ये देखो क्योंकि मॉलिक्यूल स्टेबलाइजेशन चाहता है तो ये ऑक्सीजन की तरफ जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पुश हुई है वो वापस आएगी और C2H5OH, मतलब एक तरह से कह सकते हो C2H5O नेगेटिव जो हम बाहर से डाल रहे थे बेस, वो यहाँ पर जनरेट भी हो रहा है सेकेंड स्टेप में। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ पर इथाइल एसीटो एसीटेट सिंथेसाइज हो गया है। हम
हमें पढ़ना था द क्लेजन कंडेंसेशन। कंडेंसेशन वर्ड आ गया, मतलब कुछ कंडेंस होगा सेम मॉलिक्यूल, ठीक है। तो अब यहाँ पर इथाइल एसीटेट के 2 मॉलिक्यूल अगर सेल्फ कंडेंसेशन प्रोसेस शो कर दें किसी बेस की प्रेजेंस में, तो तब ये बना है क्या, इथाइल एसीटो एसीटेट। अब यहाँ नीचे तो सिर्फ उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं वो फिर से लिख के दिखा रहा है, कोई इसकी नीड नहीं है तुम्हें यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे वाले पैराग्राफ में जो समझाने जा रहा है वो ये है कि अगर कंडेंसेशन सेल्फ कंडेंसेशन ना हो, क्रॉस कंडेंसेशन हो, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड भी बनाए जा सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसने अगले पेज पर एक एग्जांपल लिया है। यहाँ पर इसने एक और बात लिखी है कि एल्डोल कंडेंसेशन में तो किसकी फॉर्मेशन होती है, एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है, लेकिन यहाँ पर क्लेजन कंडेंसेशन में फॉर्मेशन किसकी होती है, असाइल पार्ट सब्स्टिट्यूट होकर आता है। ये देखो यहाँ ये जो CH3CO है इसको असाइल ग्रुप बोल देते हैं, तो असाइल पार्ट ऐड होके आता है, सब्स्टिट्यूट कर देता है हाइड्रोजन को, ठीक है ना। इथाइल एसीटेट का H हटाकर अगर ये ग्रुप लगा दूं तो ही तो क्या बना है, इथाइल एसीटो एसीटेट, ठीक है। तो इस तरह से थोड़ा डिफरेंस है भाई एल्डोल कंडेंसेशन और क्लेजन कंडेंसेशन में, ठीक है। और क्रॉस क्लेजन कंडेंसेशन में ये किसकी बात कर रहा है, ये इसमें ये कहना चाह रहा है कि अगर हम 2 स्पीशी ले लें और उनमें से एक के पास अल्फा हाइड्रोजन हो और दूसरे के पास ना हो, तो जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा वो कार्बन आयन जनरेट करेगा और जिसके पास नहीं होगा उसके ऊपर अटैक होगा। मैं क्या जो अभी मैंने जो बोला उसकी बात, वो बात तुम्हें यहाँ से समझ आएगी। देखो इथाइल एसीटेट, इसके पास यहाँ पर 3 अल्फा हाइड्रोजन है जो कि ये बेस की हेल्प से निकाल कर एक कार्बन आयन बना सकता है, और वो कार्बन आयन न्यूक्लियोफाइल का काम करके दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक कर सकता है। और यहाँ पर देखो पहला जो कंपाउंड लिया इसने वो एक इथाइल फॉर्मेट, यहाँ पर कोई अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे, ठीक है। तो ये कार्बन आयन जनरेट ही नहीं कर सकता पहले वाला, ठीक है। इसके ऊपर तो अटैक ही पॉसिबल है, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पे अटैक होगा, सेकंड वाला कार्बन आयन जनरेट करेगा और इसके ऊपर न्यूक्लियोफिल। यहाँ इसने ये अजीब तरीके से बच्चों वाले तरीके से समझा दिया, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है ना। होगा क्या, यहाँ देखो ये कार्बन आयन जनरेट करेगा C2H नेगेटिव और यहाँ इस कार्बोनिल ग्रुप पर आएगा, ऑक्सीजन की तरफ चार्ज डेंसिटी पुश होगी, फिर वापस आएगी और फिर ये C2H5O नेगेटिव ये निकलेगा, ठीक है। तो इस तरह से दिखा सकते हैं, ठीक है। ये क्रॉस एल्डोल के 2 एग्जाम्पल इसने यहाँ पर ले लिए। यहाँ पर देखो इथाइल बेंजोएट, ये भी क्या नहीं बना सकता, इनोलेट आयन या फिर जिसको हम कह रहे हैं कार्बन आयन नहीं बना सकता, क्योंकि कोई अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। अल्फा कार्बन तो है इस केस में लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है। तो आज मैं इतना ही करवा रही हूँ।